नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे टीसीएच पर लाइव में आपका स्वागत है। आज की बात में कुछ खास खबरों पे बात होगी। पहली खबर कांग्रेस की है। कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें युवाओं के लिए वादे ही वादे हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे कश्मीर और कश्मीर में मेहरबानी दिखाते हुए न केवल वहां के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, बल्कि इतिहास से लेकर वर्तमान पर ढेर सारी बातें की जैसे वो करते हैं। उधर रूस में इन सारी बड़ी बड़ी बातों के बीच रूस में एक भारतीय आदमी जो बेचारा गया था नौकरी करने के लिए, उसको रूस ने अपनी सेना में शामिल किया, वो मारा गया। इजराइल से दो हिंदुस्तानियों के मारने की खबर आई। मुइजू ने बहुत कड़े शब्दों में यह कह दिया कि आर्मी आप वहां से हटाइए और आर्मी की जगह नॉन आर्मी पर्सनल भी वहां मत भेजिए, और चाइना के साथ समझौते किए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी फाइनली डस्टबिन बन गई है। कैसे बनी है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और साथ साथ एक ऐसी यूनिवर्सिटी की कहानी भी बताऊंगा जो भूल गई कि बच्चों की परीक्षा करानी है। और सबसे आखिर में यूपी के मदरसों की बात होगी जिनको बंद कराए जाने की बात हो रही है। तो शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से। नरेंद्र मोदी जी को कश्मीर बड़ा पसंद है, कश्मीर जाते रहते हैं। हमने वो बड़ी खूबसूरत तस्वीरें देखी हैं जब डल झील में चारों तरफ कोई नहीं था, बीच में शिकारे में वो चल रहे थे और जाने किसको हाथ हिला रहे थे। हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि लोग नहीं है तो क्या हुआ, कैमरा लगा है तो बहुत सारे लोगों तक मैं पहुंचूंगा ही, तो थोड़ा सा हाथ हिला लूं। तो इस बार जब वो कश्मीर गए तो ये कंफर्म करके गए कि लोग उनको सुनने के लिए आए। ये कंफर्म करने के लिए दो काम उन्होंने किए। पहला जो काम किया उन्होंने ये किया कि युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। नियुक्ति पत्र आप जानते हैं कि नौकरी मिलने का जो लेटर होता है, उन्होंने ये तय किया कि वहां नौकरी मिलने का लेटर बांटेंगे। ऐसा है कि हम लोग, मैंने भी सरकारी नौकरी की है और मेरे तमाम दोस्त सरकारी नौकरी में है। एक जमाना था जब आप फॉर्म भरते थे, एग्जाम होता था, इंटरव्यू होता था और फिर जो सिलेक्शन लेटर है वो आपके घर पहुंच जाता था, जिसको लेकर आप जाते थे और ज्वाइनिंग करते थे। अब कंडीशन ये है कि 2000 4000 तो नहीं, 200 400 नौकरियां जो होती हैं उनके नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ऐसे बांटते हैं जैसे एहसान कर रहे हो। खैर, वो ये बताना चाह रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में लोगों को नौकरियां मिल रही हैं और साथ में अब जिनको नौकरियां मिलनी है, जिनका नियुक्ति पत्र आना है, वो बेचारे अटेंड करने तो कार्यक्रम में आएंगे ही आएंगे, तो वो दिखाई देंगे। ये बात बिल्कुल उन्होंने निश्चिंत रखी कि इस बहाने जितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है उतने लोग तो सामने की कुर्सियों पर दिखाई देंगे ही। साथ में इससे बड़ी एक घटना हुई जिसके बारे में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, जो वहां के दो प्रमुख नेता हैं, उन्होंने भी अपने अपने ट्विटर पर लिखा। ऑर्डर निकाला गया, बाकायदा वहां के सारे सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑर्डर निकाला गया कि अल सुबह 5-6 बजे अपने घर के सामने खड़े रहिए, वहां सरकारी बस आएगी और वो बस लेकर आपको प्रधानमंत्री महोदय के कार्यक्रम में जाएगी। हम लोग कहते हैं बंधुआ श्रोता। अब सुबह 5 बजे इस समय श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो 0-1 डिग्री के आसपास, कई बार 0 से भी नीचे रहता है। तो 0 डिग्री से कम में सुबह 5 बजे तैयार होकर अपने दरवाजे पे सारे सरकारी कर्मचारियों को खड़ा रहने के लिए कहा गया ताकि सरकारी बस जाए। और ये बस भी सरकारी नहीं थी, दिल्ली पब्लिक स्कूल और इस तरह के जो स्कूल हैं उनसे कहा गया अपनी बसें भेजें, और इन बसों में भर के सरकारी कर्मचारियों को प्रधानमंत्री महोदय का भाषण सुनाने लाया गया। और ये ऐच्छिक नहीं था कि जिसका मन करे आए, जिसका मन करे ना आए। कहा गया कि जो लोग नहीं आएंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी प्रधानमंत्री महोदय की रैली में जाना सरकारी कर्मचारियों के लिए नौकरी बना दिया गया, जिस पर अगर वो नहीं जाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। अब ऐसे में राज्य भर के जो 10-12 हजार कर्मचारी हैं उनको रहना ही था वहां सुनने के लिए, साथ में जिनको नियुक्ति पत्र मिलना था उनको रहना था। और अब जब नौकरी मिल रही है तो उनके साथ माँ बाप भी आएंगे, भाई बहन भी आएंगे। तो ये इंतजाम कर लिया गया कि 25-30 हजार लोग तो वहां पर रहे ही, साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां के हैं, जम्मू से भी कार्यकर्ता गए होंगे, तो उनकी सभा में भीड़ जुटाई गई। मैं क्यों कह रहा हूं ये भीड़ जुटाई गई, दूसरी जगहों पर भी वो जाते हैं, बहुत पॉपुलर है, अच्छी भीड़ होती है, लेकिन मैं जानता हूं कि तमाम चीजों के बावजूद जम्मू कश्मीर में वो पॉपुलर नहीं है।
अगर जम्मू कश्मीर में पॉपुलर होते तो ये सब करने की जरूरत नहीं होती, नंबर वन। और नंबर टू ये कि 2019 से लेकर अब तक राज्य का इलेक्शन ना कराने की कोई और वजह नहीं थी। सिर्फ एक वजह है कि उनको पता है कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर इलेक्शन नहीं जीत सकती है। तो तमाम वादे कर लें, तमाम दावे कर लें, लेकिन जम्मू कश्मीर में स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2019 से वहां पर राज्यपाल का, राष्ट्रपति का शासन लगा के रखी हुई है और वहां पर चुनाव नहीं करा पा रही है। 370 का जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि वहां पर चुनाव कराए जाएं तो वहां पर चुनाव कराना पड़ेगा और उसकी तैयारी में, और लोकसभा चुनाव तो वहां पर होगा, तो उसकी तैयारी में यह कार्यक्रम हुआ जिसमें बख्शी स्टेडियम अगर आप गए हो कश्मीर में तो बख्शी स्टेडियम में सारे इस तरह के सरकारी कार्यक्रम पहले भी होते रहे हैं, चाहे वो 15 अगस्त का हो, चाहे वो 26 जनवरी का हो, इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहे हैं। तो उस बख्शी स्टेडियम में यह कार्यक्रम रखा गया जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने तमाम सारी बातें कही। सबसे बड़ा आरोप वहां पे उन्होंने लगाया, कश्मीर पे लगाते रहते हैं वो लोग, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का। मेरा एक सवाल है, बाकायदा उमर अब्दुल्ला की पार्टी जो है, या आप कह लें कि फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में एनडीए का हिस्सा थी। उमर अब्दुल्ला उसके मिनिस्टर थे और मुफ्ती के साथ, तो महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। तो जो इतने परिवारवादी थे, जो आपके हिसाब से भ्रष्टाचारी थे, उनके साथ आपने सरकारें क्यों बनाई, नंबर वन। दूसरा, उनको जो खिलाफ होता है, जो विपक्ष में होता है, उनका तो उनको बहुत अच्छे से याद आता है कि ये सारे लोग जो हैं भ्रष्टाचारी हैं या फिर ये सारे लोग जो हैं परिवारवादी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जिनका गठबंधन हो जाता है उनका परिवारवाद वो भूल जाते हैं, इसीलिए जयंत चौधरी उनको बड़े आराम से स्वीकार हो जाते हैं। इसीलिए बाकी सारी जगहों पे, चाहे वो अकाली दल हो या ऐसी कितनी सारी पार्टियां हैं जिनके साथ, चाहे वो बीजू जनता दल हो, कितनी पार्टियां हैं परिवारवादी पार्टियां जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी आराम से समझौता कर लेती है। और भ्रष्टाचार के सवाल पर एक छोटी सी बात ले लेता हूं। मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल डस्टबिन बन गया है, मैं वॉशिंग मशीन नहीं कहूंगा, डस्टबिन बन गया है बाकायदा। भारतीय जनता पार्टी का डस्टबिन कैसे बना है? वहां एक तापस राय नाम के नेता थे, वो नेता थे तृणमूल के, कई बार के विधायक रहे हैं। उनके यहां ईडी की रेड पड़ी और गिरफ्तारी का डर था। जिस दिन ईडी की रेड पड़ी उसके 3-4 दिन के अंदर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। यानी जब तक तृणमूल कांग्रेस में थे तब तक भ्रष्टाचारी थे और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए उनका भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो आप समझ सकते हैं बहुत कायदे से कि मैं डस्टबिन क्यों कह रहा हूं, कि तमाम पार्टियों के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी, यानी तमाम पार्टियों का जो कूड़ा है, उनको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ शामिल करती जा रही है। चाहे वो अजित पवार हो, चाहे हिमंता बिश्वा शर्मा हो, चाहे तापस राय हो, कितने नाम आप गिनाइएगा। इसके पहले हम जानते हैं कि ईडी का इस्तेमाल इस तरह से किया गया कि जिन प्राइवेट संस्थाओं के ऊपर, जिन कंपनियों के ऊपर छापा पड़ा ईडी का, उन कंपनियों ने बड़ा अमाउंट दिया बीजेपी के कोष में। और उसके बाद की कहानी यह है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया, इलेक्टोरल बॉन्ड दिखाने को बीजेपी तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है आप समझ सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दिखाओ, तो अब एसबीआई कह रहा है कि हमको जून तक का समय चाहिए, यानी चुनाव के पहले वो किसी भी तरह से दिखाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी बीच में कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसमें ढेर सारी बातें हैं। ज्यादातर बातें जो हैं युवाओं को रोजगार देने को लेकर, परीक्षा सही तरीके से कराने को लेकर, स्टाइपेंड देने को लेकर, 30 लाख के आसपास वैकेंसीज को भरने को लेकर, ये सारी बातें हैं। बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आती है, इतने लोगों को रोजगार मिलता है तो सबको अच्छा लगेगा। लेकिन सवाल तो यह भी है कि कांग्रेस की अपनी सत्ताओं में जिस तरह से पेपर लीक होते रहे हैं, अशोक गहलोत के जमाने में जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक हुए, उसको सीरियसली क्यों नहीं लिया गया? अगर तभी उसको सीरियसली लिया गया होता और ये सारी चीजें रोक दी गई होती तो पूरे देश में संदेश जाता कि पेपर लीक के मामले को कांग्रेस बहुत मजबूती से लेती है।
लेकिन राज्य सरकार के समय आपके समय होता रहा पेपर लीक और आप खामोश बैठे रहे। अब आप पेपर लीक पे बात कर रहे हैं तो जनता कितना भरोसा कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो पक्की है कि आज के समय में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर राहुल गांधी जो अपनी न्याय यात्रा में लगातार कह रहे हैं या फिर जो इस घोषणा पत्र में जिस तरह से बात आई है, उसमें अगर इस तरह के रोजगार देते हैं, वाकई इनकी राज्य सरकारें रोजगार देती हैं, अगर केंद्र में आते हैं चुनाव जीतकर, गठबंधन इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है और रोजगार देता है, तो ये भारत के लिए बहुत उचित होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इन वादों पर जनता कितना भरोसा कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जब राज्य सरकारें थी तो दो तीन चीजें ऐसी जरूर की गई हैं जिसकी वजह से थोड़ा भरोसा जगता है। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार आई, वहां वहां उन लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना एक अच्छा फैसला था, कर्मचारियों के हित में फैसला था। और इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह से कम लगातार बात करते हैं, उसमें इन बातों पर एक हद तक विश्वास किया जाना चाहिए। बाकी तो जब सत्ता आएगी तब कितना होगा कितना नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब एक मजेदार खबर मैं आपको बताता हूं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जबलपुर में एक यूनिवर्सिटी है, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की आप जानते हैं अपनी एक इज्जत होती है। इस यूनिवर्सिटी ने कंप्यूटर साइंस के छात्रों का एग्जाम तय किया कि फला तारीख को कंप्यूटर साइंस के छात्रों का एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। अब छात्र बेचारे एग्जाम की तैयारी वैयारी करके एडमिट कार्ड लेकर आए एग्जाम देने के लिए। लेकिन जब एग्जाम देने आए तो मालूम यह चला कि यूनिवर्सिटी भूल चुकी है कि छात्रों का एग्जाम उसको कराना है, परीक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। यह खबर बड़ी क्यों है? सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन यह खबर बड़ी क्यों है? यह खबर बड़ी इसलिए है कि हमारी यूनिवर्सिटीज के बारे में यह बताती है कि हमारी यूनिवर्सिटीज की अब क्या स्थिति हो गई है। जिन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई लिखाई परीक्षा ये बेहद जरूरी चीजें हुआ करती थी, उन यूनिवर्सिटीज में बाकी सब कुछ हो रहा है, लेकिन पढ़ाई और लिखाई को लेकर किस तरह की चेतना है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी परीक्षा तय करती है और भूल जाती है इस बात को कि आज उसको परीक्षा करानी थी। अब इसको कैसे देखा जाए, यह आपको तय करना है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है और कितने वर्षों से सरकार है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये सरकारें कर क्या रही हैं, वो समझ में आता है यूपी के एक निर्णय से। यूपी में यह निर्णय लिया गया कि 13,000 अवैध मदरसों को बंद किया जाएगा। अब मदरसे क्या होते हैं? मदरसे वो जगह होती है, मदरसों को लेकर बहुत तमाशा होता है। मैं मदरसों में गया हूं, अंदर से देखा है मैंने। मदरसे कौन सी जगह होती है? मदरसा वो जगह होती है जहां गरीब मुसलमान का बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता है। अब 13,000 मदरसे हैं, अगर एक मदरसे में 50 बच्चे भी पढ़ रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने लाख बच्चों की जिंदगी का सवाल है। 7.5-8 लाख बच्चे जोड़ लीजिए। अगर सिर्फ 50 मानते हैं और 50 नहीं पढ़ते हैं, 100-200 बच्चे एक मदरसे में पढ़ते हैं। इन मदरसों को बंद करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है ये ज्यादातर जो है नेपाल की सीमा में है और नेपाल से वहां पर पैसे आते हैं हवाला के तौर पे। अब अगर हवाला के तौर पे पैसे वहां आते हैं तो बंद क्या होना चाहिए? बंद होने चाहिए वो पैसे जो हवाला से पैसे ला रहे हैं, उनको पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए, उन पैसों को रिकवर कीजिए और जो पकड़े जाते हैं उनको जैसी सजा मिलनी चाहिए वैसी सजा दीजिए। लेकिन मदरसे बंद कराने का क्या? जो हवाला से पैसा आ रहा है उससे सिर्फ मदरसे चलते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। उस इलाके के बारे में सब जानते हैं कि वहां तस्करी कितनी होती है, कौन से लोग तस्करी से जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं। लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं है। सारा ध्यान इस बात पे है कि किसी तरह से मदरसों को बंद करा दिया जाए। अब ये मदरसे बंद होंगे तो एक तो मदरसों में पढ़ाने वाले बेरोजगार हो जाएंगे और दूसरा मदरसों में पढ़ने वाले जो जाहिर तौर पे गरीब मुसलमान के बच्चे हैं, वो जो बेसिक पढ़ाई कर पाते थे वो पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे और जब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। तो एक तरफ तो रोजगार की आप बात करेंगे, कश्मीर जाके अपनी मेहरबानी की बात करेंगे, नौकरियां बांटेंगे, और दूसरी तरफ जो पढ़ने लिखने की जगह यूपी में है उसको आप बंद कर देने की कोशिश करेंगे। मैं सवाल यही पूछ रहा हूं कि आखिर ये सब क्या है? लौटते हैं मोदी जी की तरफ। मोदी जी ने वहां बहुत बड़ी बड़ी बातें की। मोदी जी ने कहा कि जो स्कीम्स बनती थी वो धारा 370 की वजह से वहां पे लागू नहीं हो पाती थी। अब ऐसी बातें करना बड़ा आसान काम है।
लेकिन सवाल कोई पूछ ले कि बताइए कौन सी स्कीम ऐसी बनी थी जो 370 की वजह से वहां लागू नहीं हो पा रही थी। मनरेगा की स्कीम वहां पर लागू थी, राशन बंटने की स्कीम वहां पर लागू थी। ऐसी कोई स्कीम नहीं थी जो वहां पर लागू नहीं होती थी, नंबर वन। नंबर टू, राज्य में विकास की स्कीमें राज्य बनाता है, तो जाहिर तौर पे राज्य वहां पर जो स्कीम्स बना रहा था वो भी लागू हो रही थी। इसमें 370 कहां से आ गया? कल तक कहा जाता था कि 370 की वजह से आतंकवाद नहीं रुक पा रहा है। अब मैं बार बार सवाल करता हूं कि 370 से पहले भी वहां सेना थी, 370 के बाद भी वहां सेना है, 370 के पहले भी वहां एएफएसपीए आर्म फोर्स सिक्योरिटी एक्ट लगा हुआ था, 370 के बाद भी एएफएसपीए लगा हुआ है। तो आतंकवाद 370 के पहले जिस तरह से हो रहा था वैसी ही घटनाएं आज भी सुनाई देती हैं। कल अभी खबर आई है कि पुंछ में एक विस्फोट हुआ जिसमें कई लोग मारे गए। कश्मीरी पंडितों का संगठन बाकायदा बयान जारी करके कहता है कि कुल 5,000 कश्मीरी पंडित रह रहे हैं कश्मीर के अंदर और सरकार उनको भी सुरक्षा नहीं दे रही है, उनकी जिंदगी तबाह हो रही है। जो कश्मीरी पंडित वहां नौकरी करने आए थे उनको चुन चुन के मारा गया 370 हटने के बाद, और वो छोड़कर बेचारे जम्मू जाने को मजबूर हुए, उनको सुरक्षा नहीं मिल पाई। तो 370 हटने के बाद कश्मीर में ऐसा क्या हो गया जिसकी बात लगातार प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। और 370 किस तरह से वहां पर किसी भी तरह का विकास होने से रोक रहा था, यह सवाल भी मैं पूछ रहा हूं। और बिल्कुल ये रुद्रांश शुक्ला जी का सवाल बिल्कुल सही है कि 370 हटाने के बाद, इस पर शुरू में ही बात की थी मैंने कि 370 हटाने के बाद चलिए आपने हटा दिया, अगस्त 2019 में आपने 370 हटा दिया, आज 5 साल होने को जा रहे हैं, 4.5 साल हो गए हैं। आप अगर सरकार होती तो एक सरकार का टर्म खत्म हो जाता है 5 साल में, लेकिन 5 साल से वहां की सत्ता आपने कब्जा करके रखी हुई है। वहां आप एक चुनाव तक नहीं करवा पा रहे हैं, जबकि 370 के होते वहां लगातार चुनाव होते थे। तो कैसे मान लिया जाए कि 370 हटने के बाद वहां किसी तरह का कोई फायदा किसी को हुआ है? इसके बाद वो बार बार कहते हैं कि लोगों ने अपने परिवार की जेबें भरी। राजनाथ सिंह का बेटा एमपी का इलेक्शन या एमएलए का इलेक्शन लड़ता है तो वो परिवारवाद नहीं होता है। अमित शाह का बेटा क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बन जाता है तो वो परिवारवाद नहीं होता है। तमाम आपके पार्टी के नेता आज विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, मैं कई बार बहुत डिटेल में बता चुका हूं, सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो वहां परिवारवाद नहीं होता है। और अगर परिवारवाद में भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों ने अपनी जेबें भरी हैं, तो आपकी सरकार आए 10 साल हो गए, आपने कोई जांच क्यों नहीं करवाई? आप जब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना रहे थे तब परिवारवाद नहीं था, और अब जब महबूबा मुफ्ती आपके साथ नहीं है तो वो परिवारवाद हो गया। जब आपने उमर अब्दुल्ला को, जो शेख अब्दुल्ला के नाती हैं या पोते हैं और फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, जब उसी उमर अब्दुल्ला को आपने मिनिस्टर बनवाया था, एनडीए में आपने मिनिस्टर बनाया था, तब परिवारवाद नहीं था, अब परिवारवाद आ गया है। जैसे सारे राज्यों में परिवारवाद है वैसे कश्मीर में भी परिवारवाद है। तो सारे राज्यों के परिवारवाद से आपको दिक्कत नहीं है, कश्मीर के परिवारवाद से दिक्कत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि ये सब बेकार की बातें हैं। और दूसरी बात यह है कि चुनाव आप इसलिए नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अपनी सारी कोशिशों के बावजूद कश्मीर में आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। आपने डिलिमिटेशन करा दिया, आपने ये करा दिया, आपने वो करा दिया, लेकिन कश्मीर में आप इलेक्शन नहीं करा सकते। प्यार और खुशी की बात कर रहे हैं भैया, जब सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती लाया जाएगा, नौकरी देने वालों को बुलाया जाएगा ताकि वो लाइन लगा के खड़े रहे वहां पर, तो आपको प्यार तो दिखाई देगा। वहां के आम लोगों से जरा मिलके देखिए, उनकी शिकायतें सुनिए, तब समझ में आएगा कि आपके लिए वहां पर कितना प्यार है। धरती के स्वर्ग पर आने का ये एहसास, अनुभूति शब्दों से परे है। धरती का स्वर्ग तो वो जरूर है, लेकिन इस तरह से है कि वहां के रहने वाले लगातार परेशान रहते हैं। स्वर्ग होना एक बात होती है और एक शांतिपूर्ण जिंदगी जीना एक बात होती है। वहां के लोग उस स्वर्ग में शांतिपूर्ण जिंदगी जीना चाहते हैं जिसमें वो अपने लोगों को खुद चुन सकें, अपनी सरकार बना सकें। वहां तो ये किया आपने कि जितने भी अधिकारी हैं तहसीलदार लेवल से ऊपर, सब आपने बाहर से जाके भर दिया। आप मुझे बताइए एक स्टेट जहां तहसीलदार से ऊपर के सारे कर्मचारी बाहर से आए हुए हों और आपको लगता है कि वहां के लोग खुश हैं?
वहां के लोग इसलिए खामोश हैं क्योंकि आर्मी है, वहां के लोग इसलिए खामोश हैं क्योंकि उनको भी अपनी दाल रोटी चलानी है, वहां के लोग इसलिए खामोश हैं कि वहां के अखबारों का गला घोंट दिया गया है, वो कुछ लिख नहीं सकते हैं। और वहां के लोग अगर जरा सा भी कुछ बोलेंगे तो उनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। अगर उनके पास भी वैसी ही विरोध करने की आजादी होती तो उनका विरोध भी आपको दिखाई देता। वैसे विरोध की आजादी कहां रह गई है। उत्तराखंड की बात कीजिए। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसके रेप और हत्या हुई थी, वो काफी चर्चित हुआ था, उस समय बहुत हल्ला हुआ था। अंकिता भंडारी के मां पिता वहां पर लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और उनके साथ एक पत्रकार भी थे जो लगातार न्याय की मांग कर रहे थे, लगातार सवाल उठा रहे थे। उन पत्रकार को उठाकर जेल में डाल दिया गया है। जिन्होंने रेप किया, जिन्होंने हत्या की, उनको अभी तक जेल में नहीं डाला जा सका है, लेकिन जो न्याय की मांग कर रहा था उसको उठाकर जेल में डाला गया है। और फिर आप कहेंगे लोग हमसे बहुत खुश हैं। मणिपुर में 4 महीने से लगातार हिंसा चल रही है, वहां आप एक बार नहीं गए और गफलत पालेंगे कि लोग आपसे बहुत खुश हैं। हकीकत यह है कि आप बंगाल तो चले जाते हैं जहां दूसरे की सरकार है, लेकिन जहां आपकी अपनी सरकार है वहां उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के लिए या फिर मणिपुर में जो सैकड़ों लोग मारे गए हैं उनके लिए आप न जाते हैं, न उनसे बात करने की बात होती है। आप गए हैं कश्मीर, आपके लिए सुंदर स्टेज सजाया गया, आपके लिए भीड़ इकट्ठा कर दी, आप भाषण दिए, चले आए, लेकिन हकीकत यह है कि 370 हटने से कश्मीरियों का कोई फायदा तो नहीं हुआ है। और जिस तरह से वहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लगातार रोक के रखा गया है, उससे लोगों के मन में दर्द है। बस कहने में डर है, अगर कहेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। विल मोदी जी गिव एनी असिस्टेंस इन द इलेक्शन? अनिल वार्ष्णेय जी, मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी ने कुछ इलेक्शन के बारे में कहा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जरूर कहा था कि सितंबर तक इलेक्शन कराया जाए। तो अब एसबीआई ने जैसे टाइम मांग लिया बॉन्ड के लिए, अगर सरकार टाइम ना मांगे तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर के पहले वहां पर इलेक्शन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे थोड़ी सी बात करनी थी आपसे, ये सारी चीजें शेयर करनी थी। आप लोगों ने सुना, आप लोग जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारी मदद करना चाहें तो ज्वाइन करने का भी ऑप्शन है, सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन है। आप सबका स्वागत है। आप हमसे जुड़ेंगे, आप ताकत देंगे, तभी हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर लगातार सच कह पाएंगे। बहुत शुक्रिया।